Hi all, we are back with the third class of economics. We are in the third class because first we have completed on the introduction part. Then we had few classes on consumer behavior. Now we are continuing the same consumer behavior classes today. And today we will be covering three answers. One is the shift in demand curve, and another shift in demand curve and movement along the demand curve, and the concept of diminishing marginal utility. And we will also covering the optimal choice of the consumer with the help of indifference curve and budget line. Okay, so now starting with, we will first begin with the concept of diminishing marginal utility. Okay, so now what is law of diminishing marginal utility? We need to remember in the introduction you can write this part. This law was first propounded by H.H. Guzen. Right, it was first proposed by H.H. Guzen, and this is popularly known as Guzen's first law of consumption. This famous is Guzen's first law of consumption, but this law was popularized by Mr. Alfred Marshall. Okay, and it is popularized by Alfred Marshall. Okay, so you need to remember these two characters which you need to mention in your introduction part. Okay, so after this, the next is what you need to remember is first the meaning of this diminishing marginal utility. Now, what this law says is when you consume successive units of a particular commodity, the utility derived from that goes on diminishing. Okay, अगर आप एक ही प्रोडक्ट के यूनिट्स को आप एक के बाद एक ऐसे ही जब आप कंटिन्यूअस कंज्यूम करते जाते हैं, तो उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है या जिससे आपको जो यूटिलिटी मिल रहा है, वो यूटिलिटी जो है वो कम होते जाता है. ये क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. आप ही देखिए, मैं ज्यादातर आपको वो एग्जांपल्स देता हूं जो आपको डे टू डे लाइफ में होता है. अगर आप अभी मैंगो का सीजन है, आप देखिए जब घर में मैंगो लाया रहता है तो आपको लगता रहता है कि कब खाऊं, राइट? और जब आप पहला मैंगो खाते हैं तो आपको लगता है कि आपको ऐसा लगा कि जिंदगी में आपने कुछ बड़ा हासिल किया हो, ऐसा आपको महसूस होता है. देन आप जब नेक्स्ट वाला कंज्यूम करते हो तो उतना हैप्पीनेस आपके अंदर नहीं रहता है. जब तीसरा चौथा जब होता है तो वैसे ही आपका जो यूटिलिटी डिराइव्ड है वो कम होते जाता है. और एक टाइम ऐसे आ जाता है जब आप कहते हो कि बस अब मुझे और नहीं चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज सैटिटी कहा जाता है इकोनॉमिक्स में, राइट? लेकिन अगर आप उसके बाद भी खा रहे हो तो दैट विल लीड टू नेगेटिव यूटिलिटी. ये इस लॉ का कहना है. दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इसका और एक नाम क्या है? Guzen's first law of consumption. Hope you have understood this point. If you have understood, you can raise your hands. अगर आप समझे हो तो yes. तो आपको ये बात समझ में आ गया. तो आपके प्रॉब्लम में आपके एग्जाम में कहा जाता है कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को आप एक शेड्यूल और डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है. शेड्यूल एंड डायग्राम. सो आई हैव चूजन अ schedule which is there in your
टेक्स्ट बुक सो दैट आपको लिखते वक्त कुछ प्रॉब्लम ना हो या वैल्यूएटर का और आपका मैच हो जाए। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, आई हैव चूजन दैट शेड्यूल विच इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक। सो आपका टेक्स्ट बुक में ये शेड्यूल आपके पास है, जिसमें पहले आपको यूनिट्स दिया गया है। क्या दिया गया है? यूनिट्स। द फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट और सिक्स्थ यूनिट। ये एक्चुअली आपके बुक में नहीं है। अगर आप और डीपली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को स्टडी करेंगे तो वो अजम्पशंस में एक पॉइंट कहा गया है कि ये सब आइडेंटिकल यूनिट्स होना जरूरी है, मतलब इनका शेप, साइज और क्वालिटी में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दिस लॉ विल बी अनट्रू। ओके, नाउ देखिए 1 2 3 4 5 6। so here a consumer is consuming 6 units of a commodity, right? And that too continuously. The consumption should be continuous. There should not be a break between them. Okay, now in the first, by consuming first unit, he is deriving a utility of 12. यूटिलिटी कितना मिल रहा है उसको? 12 यूटिलिटी मिल रहा है। जब दूसरा कंज्यूम करता है तो ये 12 और प्लस इसका मिला के कितना हो गया? 18। दैट मीन्स द मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू शुड अंडरस्टैंड द टर्म मार्जिनल। मार्जिनल का क्या होता है? वन मोर एडिशनल होता है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? वन मोर एडिशनल। ये एक एडिशनल वन मोर यूनिट जब आप कंज्यूम करते हैं तो जो यूटिलिटी एडिशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। इफ somebody asks you to define the marginal utility, what will be your definition? The utility derived by consumption of an additional unit is called as marginal utility. That's what I said. For the first unit, your total satisfaction was 12. When you consume 2 units, your total satisfaction is 18. That means by the second unit, you got a marginal utility that is 18 minus 12, that is 6. And when you consume the third one, the total utility will be 22. That means the marginal utility will be 22 minus 18, that will be 4. When you consume the fourth one, it is 24, then the marginal utility will be 24 minus 22, that will be 2. And when you consume the fifth unit, it is 24, that means the utility derived is 0. Now sixth, it is 22, it has gone down, now it is minus 2. Let me explain you this. How this explains you the law of diminishing marginal utility, and the same you have to write in your answer. When a consumer consumes the first unit, the total utility derived or the marginal utility derived will be 12. And when he consumes the second, the marginal utility is 6. When he consumes the third, it is 4, then it is 2, then it becomes 0 and it gets negative. You can see that the marginal utility is decreasing with the consumption. First it was 12, 6, 4, 2, 0 and minus 2, and later it gets negative. याद रखो। बाद में क्या हो रहा है? ये नेगेटिव भी हो रहा है। We need to understand that. Okay, what all things we need to remember? One is the decreasing trend. Number one is the decreasing trend. The marginal utility is decreasing and at a point it becomes negative. मैंने आपको कहा था कि जब आप full satisfied, that means you reach the point of satiety and still you are consuming, then your utility will be negative. So here it is negative utility. I hope you have understood it. Okay. Now, what you need to understand, what you need to explain when it comes to total utility. See, the total utility is increasing. The total utility is
having a trend of increasing trend because पहले 12 था, बाद में 18 हुआ, बाद में 22 हुआ, बाद में 24 हुआ, and it remained same when the mu is 0. You need to understand. When the mu is 0, the tu is constant. The tu constant कब बनता है? जब mu 0 है. Right? When mu is 0, the tu is constant and then tu starts decreasing. The tu starts decreasing. कब? When marginal utility becomes negative, the tu becomes decreasing. And आपको एक और पॉइंट क्या याद रखना है, मैं आपको बताता हूं. The tu is showing an increasing trend, but at a decreasing rate. So what is this? Question arises. No, I will tell you. First it increased by 6, next it increased by 4, then next it increased by 2, then next it increased by 0. That means the trend, it is increasing, but it is at a decreasing rate because पहले 6 से बढ़ा, बाद में 6 से नहीं बढ़ा, कितने से बढ़ा है? 4 से. तो जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है बट डिक्रीजिंग रेट है, क्योंकि पहले 6 से बढ़ा, बाद में 4 से बढ़ा. तो इसीलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड इट बिकम्स it decreases, it never becomes negative, it decreases when the marginal utility turns negative. Okay, so when we plot these things in a diagram, let me try to draw that diagram because मेरे पास स्केल नहीं है, पर फिर भी कोशिश करेंगे कि एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करें. ओके, सो फर्स्ट मैं इसको क्या कर देता हूं, ये भी इनफ नहीं होगा तो और एक लाइन हम यहां तक लेके जाएंगे. सो लेट मी मार्क इट एज 4, 8, then next is 12, then 16, then 20 and 24. I may not be drawing exactly, but this is how you need to draw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So let me mark it as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, first, when it comes to the mu part, let us mark first mu. mu first it is 12. पहले यूनिट आप जब कंज्यूम करते हो तो आपका mu जो है वो 12 है. Then बाद में mu बन जाता है 6, which is between this. So let me mark here as it is 6. Then next is 4. So 3 is 4. Okay, 4 is 2, somewhere यहाँ आएगा. Then 5 is 0 and 6 is -2. So अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा. ओके, बाद में जब आप TU को मार्क करेंगे तो TU देखिए सबसे पहले 12 है, इधर ही आएगा. देन 12 के बाद आता है 18. तो 18 एक ऐसा पॉइंट है जो 16 और 20 के बीच में आएगा, तो मैं समवेयर यहां मार्क कर देता हूं उसको. देन 3 is 22. So 22 is again between 20 and 24. तो somewhere here, या बराबर इधर मार्क होगा. Then 4th is 24. So 24 is the 22 शायद यहां आएगा and 24 आएगा exactly ये पॉइंट पर. Okay, and 5 is also 24 and 6 is 22. तो ये पॉइंट के exactly parallel आएगा वो, because दोनों 22 ही है. So when you join them, ये सब आप ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाता है TU कर्व, और ये आपका जो बना है वो है MU कर्व, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. राइट, एंड हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस. नाउ
दे हैव लाइक आपको आपने शेड्यूल का तो एक्सप्लेन कर दिया, आपने बताया कि जब 1 से 2 में जाता है तो 6 बन जाता है, 4 बन जाता है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। और टीयू का भी आपने एक्सप्लेनेशन बता दिया कि वो 12 से 18, 18 से 22 हो रहा है, वो इंक्रीजिंग है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, राइट। एंड आप बताएंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव बट टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस, इट विल नेवर बिकम नेगेटिव, इट डिक्रीजेस। ओके, सो नाउ अब नेक्स्ट देखिए, अब डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको देना है। सुनाओ, व्हाट एक्सप्लेनेशन यू विल बी गिविंग अबाउट डायग्राम, लेट्स सी। नाउ आपको बताना है कि अबो द डायग्राम, आप नीचे जब एक्सप्लेन करेंगे, द अबो डायग्राम mu tends to diminish as consumption increases and tu increases only at a diminishing rate. Now you can see 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 आया और 5 से 6. The curve is negatively sloping. That means it is coming down. That is what you are explaining. The marginal utility curve or marginal utility goes on decreasing in the above diagram with a continuous consumption, whereas the TU is increasing at a decreasing rate. The TU is increasing at a decreasing rate. Now, when TU is constant, where TU is constant, you can understand. TU is constant in this part, that is 5th unit पर जो है, जब 24 से फिर 24 रहा तो हम क्या कहते हैं, TU is constant at 5th unit, बराबर। TU is constant at 5th unit, MU reach to 0। आप देखो जहां 5th, आप देखिए 5th यूनिट पर TU कांस्टेंट हुआ तो MU क्या बन गया, 0 बन गया, बराबर है। तो इसीलिए आप देखिए ये जो पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, TU इज कांस्टेंट। आप देख सकते हो यहां जो डायग्राम बना है वो एक लाइन बन गया, स्ट्रेट लाइन जैसा, राइट। मतलब यहां ना या इंक्रीज नहीं है डिक्रीज नहीं है, बिकॉज इट इज कांस्टेंट लाइन है यहां। और यहां पर अगर आप MU देखोगे तो MU इज एट 0, MU इज एट 0। Okay, and after consumption of 6th unit, हम मैंने आपको बताया था, after consumption of 6th unit, the total utility is decreasing and marginal utility is turning out to be negative. Okay, so now this is how you need to explain. अगर आप, मैंने आपको सिर्फ उतना ही बताया है जितना आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है, I have not added anything। याद रखिए ये डायग्राम को एक्सप्लेन करने के पॉइंट्स कैसे याद रखने हैं। सबसे पहले इन द अबो डायग्राम MU जो है वो डिक्लाइनिंग है, राइट। देन TU जो है वो इंक्रीजिंग है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, बराबर। एंड TU जो है वो कांस्टेंट कब है, जब वो 5th यूनिट को कंज्यूम करता है, एंड वो पॉइंट पे MU क्या है, MU इज 0। आप देख सकते हैं MU इज 0। एंड आफ्टर कंजम्पशन ऑफ 6th यूनिट MU जो है वो नेगेटिव बन जाता है एंड TU जो है वो डिक्रीजिंग बनता है। सो इफ यू रिमेंबर दिस, एक्सप्लेनिंग द डायग्राम इज वेरी इजी। याद रखिए MU डिक्लाइन होता है, दैट इज नेगेटिवली स्लोप्ड है क्योंकि इट इज डिक्रीजिंग। देन TU क्या है, वो इंक्रीजिंग है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, हमने यहां कोट कर दिया था। TU जो है, राइट, TU जो है वो कांस्टेंट कब है, 5th यूनिट पर, तब MU क्या है, 0 है। देन 6th यूनिट जब कंज्यूम किया जाता है तो MU नेगेटिव बन जाता है और TU डिक्रीजिंग। होप यू हैव अंडरस्टूड। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड यू कैन रेज योर हैंड so that I can erase and continue. Very good. Now let's move to the next one. Shall I erase? If you want to take a snap of this, you can take. आप इसको लेके ग्रुप में भी भेज सकते हैं, it is very easy to interpret.
नाउ अभी हम नेक्स्ट आ रहे हैं, वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट आंसर, दैट इज, इसको मैं बहुत आसान तरीके से समझाना चाहता हूं आपको, दैट इज ऑप्टिमल चॉइस ऑफ अ कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अभी एक्चुअली मेरे नए सेटअप में मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक व्हाट आई एम सीइंग। इन द फ्यूचर आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। अब देखिए ऑप्टिमल चॉइस क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। अब समझ लीजिए, हम सबको पूछा जाता है कि आपका सबसे फेवरेट कार कौन सा है, हम बताएंगे हम लैम्बोर्गिनी है, बराबर है, रोल्स रॉयस बोल सकते हैं, फेरारी बोल सकते हैं। अगर किसी ने मेरे को पूछा कि अगर आपको फेरारी पसंद है तो आप फेरारी के बदले में आपने स्विफ्ट डिजायर क्यों लिया, मेरे को सवाल पूछेंगे तो मैं आंसर क्या बताऊं? मैं बोलूंगा हाँ साहब, मुझे मालूम है कि फेरारी मेरी सबसे पसंदीदा कार है, पर मैं फेरारी को बाय नहीं कर सकता बिकॉज वो मेरे बजट के अंदर नहीं बैठता है। अब सभी को हीरे के जेवरात सबको पसंद होते हैं, पर क्या खरीद पाते हैं सब लोग? नहीं है। तो ऑप्टिमल चॉइस कौन सा होता है? ऑप्टिमल चॉइस वो होता है जो आपके हैसियत में है और आपको सबसे ज्यादा यूटिलिटी दे, उसको हम कहते हैं what we call it as? We call it as the optimal choice. Right? Now, if you remember, we learned two concepts here. Right? मैं वो दोनों कॉन्सेप्ट को अभी मर्ज कर रहा हूं। नंबर वन, the number one is indifference curve. Indifference curve. Indifference curve क्या बताया था? The combination of two units. ये जो मैं रेड में लिख रहा हूं, ये these are very important things, आपको याद रखने के लिए बहुत मदद करेंगे, राइट? तो आप देखिए what it says, this is a combination of two goods which gives same level of satisfaction, same level of satisfaction. And यहां हमने और एक पॉइंट सीखा था, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर विल बी द सैटिस्फैक्शन, हायर विल बी द सैटिस्फैक्शन। एंड और एक हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, बजट लाइन, राइट? बजट लाइन क्या बोला था? P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। ये बताता था, ये आपको बताता था कि द प्राइस ऑफ द, यहां भी दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ही बताते हैं जो आपके बजट में बैठते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपके बजट में बैठता है। तो आप देखिए, अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा, किसको किसको मर्ज करूंगा? मैं बजट लाइन को मर्ज करूंगा, किससे? इंडिफरेंस कर्व से। तो मुझे ये पता चलेगा कि व्हाट इज माय ऑप्टिमल चॉइस, राइट? सो व्हाट इज ऑप्टिमल चॉइस? ऑप्टिमल चॉइस इज अ प्लेस और इज अ पॉइंट, राइट? वेयर ऑप्टिमल चॉइस इज अ पॉइंट where my indifference curve meets, where my indifference curve meets budget line। याद रखो, जहां बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों मिल जाते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? ऑप्टिमल चॉइस। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, राइट? मेरे पास 10 लाख रुपए है, अज्यूम मेरे पास कितने हैं? 10 लाख रुपए, राइट? एंड 10 लाख रुपए मेरा बजट है। मैं देखता हूं एक कार जिसका नाम है ऑल्टो, जो आपको मालूम है मारुति सुजुकी का ऑल्टो कार है, बराबर। और मैं और एक कार देखता हूं दैट इज i20, और मैं और एक कार देखता हूं दैट इज इनोवा क्राइस्टा, इनोवा क्राइस्टा, राइट?
मेरे पास है कितने, आप देखिए 10 लाख रुपए। मैं आपको ये सिंप्लीफाई कर रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। ये जो 10 लाख रुपीस है, राइट, इससे मैं ये दोनों खरीद सकता हूं, ऑल्टो भी खरीद सकता हूं, इनोवा भी खरीद सकता हूं, पर मैं सॉरी i20 भी खरीद सकता हूं, पर मैं इनोवा को नहीं खरीद सकता, बिकॉज यहां मेरा जो बजट है वो मेरे इनडिफरेंस कर्व से मैच नहीं हो रहा है। आई नो दैट इनोवा गिव्स मी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन i20, बट आई कैन नॉट अफोर्ड इट। इट इज ट्रू कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, पर मैं ऑल्टो को भी अफोर्ड कर सकता हूं और i20 को भी अफोर्ड कर सकता हूं। जब ये दोनों की बात आती है, मैं दोनों ले सकता हूं, तो मैं किसके साथ जाऊंगा, मैं i20 के साथ जाऊंगा, बिकॉज i20 गिव्स मी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्योंकि ऑल्टो भी सेटिस्फैक्शन देता है, पर i20 का जो सेटिस्फैक्शन है वो ऑल्टो से ज्यादा है। तो यही बात वो ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर में कहना चाहते हैं। देखिए, इनोवा जो है आपके बजट लाइन के बाहर है, i20 जो है वो आपके बजट लाइन पे है, और ऑल्टो जो है वो बजट लाइन के अंडर है। तो इसीलिए जो बजट लाइन पर है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो यू गो विथ दैट कॉम्बिनेशन विच गिव्स यू maximum satisfaction, and this is called as optimal choice of consumer. Now, how this can be explained with the help of a diagram, let me tell you. Now, when it comes to the diagram, OX and OY axis जो होता है, right? अब समझ लीजिए कि commodity A है और ये commodity B है, राइट, और ये हमारा बजट लाइन है। आई होप बजट लाइन लुक्स लाइक दिस ओनली, राइट। थोड़ा ब्लर दिख रहा है कैमरा, लेट मी चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम। फोटो फोकस तो ऑफ है। ओके, सो नाउ अब देखिए, यहां मैं 3 इंडिफरेंस कर्व्स ड्रॉ करूंगा, 1, 2 and 3. Okay, so these are, that is, ये जो 3 इंडिफरेंस कर्व है, let me name them as, this is IC1, this is IC2 and this is IC3. IC1, IC2 and IC3. आप ये समझ सकते हैं, ये जो IC1 वाला है, मैंने आपको जो एग्जांपल में बताया वो ऑल्टो है, और ये IC2 जो है वो i20 है, और इनोवा जो है वो IC3 है। ये असम्पशन, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ये बात, राइट, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैंने ये एग्जांपल आपको दिया था। ओके, सो नाउ लेट अस चेक। नाउ हियर आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, देखिए, द कंज्यूमर कैन नॉट गो फॉर IC3, वो IC3 को ऑप्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो बियॉन्ड बजट है, वो बजट लाइन के बाहर होने की वजह से वो IC3 को ऑप्ट नहीं कर सकता। दिस कॉम्बिनेशन इज not suitable, even though IC3 gives higher level of satisfaction. IC3 gives higher level of satisfaction. A consumer cannot go for IC3 because it is outside the budget line, or you can call it as it is beyond his budget. It is beyond his budget. He cannot, he will not opt IC1. I cannot say he cannot. He can go for IC1, but he will not be choosing IC1 because the IC1 gives lesser satisfaction. याद रखो, the IC1
is having lesser satisfaction than IC2. With this reason, he will not be going for the combination of IC1. IC1 combination वो choose नहीं करेगा क्योंकि उसमें जो level of satisfaction है वो क्या है, वो कम है. He will be going for IC2. मैं आपको आपका जो पूरा explanation है उसको मैं simple में बता रहा हूं. जो next is जो IC1 है, IC2 है, यहां आपका satisfaction भी maximum है. That means your indifference curve will be meeting the budget line. Hence, this particular indifference curve can be called, or this particular point or this particular combination can be called as optimal choice of consumer. Optimal choice of consumer. Okay, so if you have understood, you can raise your hands. Then we will move to the next part. Very good. So the last point, शायद वो कहाँ तक कब तक चलेगा मुझे मालूम नहीं, because we are near to end the class. 40 minutes already हो चुके हैं. So that is movement along the demand curve and shift in demand curve. Movement along the demand curve and shift in demand curve. So movement along the demand curve and shift in demand curve. प्लस शिफ्ट, ये दोनों सीखेंगे हम. मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि मूवमेंट क्या होता है और शिफ्ट क्या होता है. याद रखिए, मूवमेंट इज change in demand due to change in price. याद रखो, जब डिमांड में जो चेंज होता है वो ड्यू टू चेंज इन प्राइस है, तो वो क्या हो जाता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सर हाउ दिस कैन बी अंडरस्टूड. राइट, मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं इसको समझाने के लिए. आप देखिए, आपको मालूम है जो हमारा डिमांड कर्व यूजुअली होता है वो, ओके, एक सिंपल हम एक एग्जांपल ले लेंगे. याद रखिए, ये एक्स एंड सॉरी ये प्राइस है और ये डिमांड है. अगर ये प्राइस 1 2 3 4 होता है, जो डिमांड होता है वो 4 3 2 1 भी हो सकता है. मतलब ऐसा हम एक अजम्पशन करेंगे. तो ऐसा करने के बाद जब आप एक डिमांड कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, राइट, it will be 1 2 3 4 and 1 2 3 4. तो वो बन जाएगा, ये पहला 1 4 बनेगा, बाद में 2 3 रहेगा और 3 2 रहेगा और 4 1. तो जो डिमांड कर्व है वो आपको ऐसा दिखता है, राइट. और आप देखेंगे तो आप देखिए, जब पहले 4 था, जब 1 4 था तो वो ये कर्व पर ही था. अब 2 3 बनता है तो वो सेम कर्व पे है. तो क्या हो जाता है, जब भी प्राइस के वजह से डिमांड चेंज होता है तो वो डिमांड कर्व पर ही रहता है, लेकिन आजू बाजू रहता है. मतलब थोड़ा ये राइट पे आता है या लेफ्ट पे आता है, तो ऊपर नीचे होता रहता है, पर वही डिमांड कर्व पे रहता है. तो इसीलिए क्या कहा जाता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहा जाता है. दैट मींस वही डिमांड कर्व पर घूमता रहता है, राइट, पर वो डिमांड कर्व छोड़ के नहीं जाता है. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहा जाता है. बट whereas अगर जो हमारा चेंज इन डिमांड है
याद रखिए, अभी अभी मैं किसको कह रहा हूं, शिफ्ट। इफ द डेल्टा का मतलब होता है चेंज, व्हेन द चेंज इन डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस छोड़कर किसी और फैक्टर से चेंज हो रहा है, तो देन वो होता है शिफ्ट इन डिमांड कर, राइट। तो ये शिफ्ट इन डिमांड कर को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल नाउ। व्हेन इट कम्स टू ऐसे शिफ्ट में बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे कारण होते हैं इसमें। जैसे हो सकता है डिमांड विल चेंज ड्यू टू इनकम, याद रखिए, द डिमांड में चेंज ड्यू टू इनकम, राइट। और याद रखिए जब चेंज इन डिमांड जो है वो ड्यू टू चेंज इन इनकम रहा, तो चेंज इन इनकम में अगर अगेन टू थिंग्स आते हैं, याद रखिए, ये मैं आपको बताना जरूरी है, इतना डिटेल आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं। दैट इज, ये जो चेंज इन इनकम है, इसमें द इनकम चेंज जो होता है वो इट डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज अ नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। आपको मालूम है, अगर नॉर्मल गुड्स है तो इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड, वेयरएज यहां क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड होता है। तो इसीलिए आपको यह जानना जरूरी है कि वेदर इट इज अ नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड। सो नॉर्मल गुड में डायरेक्ट ये इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज, ये डिक्रीज हुआ तो ये भी डिक्रीज। वेयरएज इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन इनकम विल लीड टू इंक्रीज इन डिमांड। तो यहां जो होता है ऑपोजिट इफेक्ट होता है, रिलेशन ऑपोजिट है। नाउ अब ये पहला चेंज हो गया, इट इज ड्यू टू इनकम, राइट। देन और एक आता है यहां, दैट इज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, राइट। तो सेकंड वाला हम लिखेंगे दैट इज चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जैसे मैंने आपको कहा था दो चीजें आते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट और दूसरा होता